हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्टोरी मैंने अपने पहले चैनल पर अपलोड की थी, लेकिन 2 ही एपिसोड कर पाई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चैनल पर इसको कंप्लीट कर लिया जाए। आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। ये कहानी है 2 भाइयों की, जिनके बीच एक लड़की होती है, जिसकी एक गलती की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो कहानी में कैसे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ कंप्लीट देखनी पड़ेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम शाओसू होता है। वो एक रिपोर्टर होती है और उसके एडिटर का फ़ोन आता है कि एयरपोर्ट पे एक सेलिब्रिटी आने वाली होती है जिसका उसे इंटरव्यू लेना होता है। इसलिए उसका बॉस कहता है कि जल्दी से जाओ वहाँ पर। अब हमारे मेन लीड हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम ली यू जैन होता है, जो कि यूटिन एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक का बेटा होता है। वहीं हमारा दूसरा हीरो जो होता है उसका कज़न ब्रदर होता है जिसका नाम जैरोंग होता है, जो कि एक डॉक्टर होता है। और ये दोनों भाई की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और दोनों बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी होते हैं। यूजिन जो होता है अपने भाई के लिए गिफ्ट लाया होता है और वो उसे देता है। जैरोंग बोलता है कि आप हमेशा ही मेरे लिए गिफ्ट ले आते हो। तो वो बोलता है मेरा भाई है ही इतना हैंडसम, और देखना कोई भी लड़की तुम पर फ्लैट हो जाएगी, समझ गए। अब हमें सू को दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट के लिए निकल रही होती है। वो अपनी सहेली से बहुत रिक्वेस्ट करती है तो वो उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंच जाती है। भागकर जब वो वहां जाती है तो बहुत सारे रिपोर्टर वहां पर पहले ही जमा होते हैं। उसके बॉस का फ़ोन आता है कि पार्किंग लॉट की तरफ जाओ, वहीं पर वो मिलेगी। अब वो भागी भागी जा रही होती है, तभी वो रास्ते में यूजिन से टकरा जाती है। यूजिन उसे कहता है तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो उसे देखती तक नहीं है और वहाँ से निकल जाती है। तभी यूजिन को याद आता है कि ये शायद उसे पहले भी मिली थी। अब वो भागकर पार्किंग लॉट में जाती है तो गाड़ी निकल चुकी होती है। वो अपनी सहेली से कहती है कि जल्दी उसका पीछा करो। तभी एक दूसरा रिपोर्टर भी इनके साथ आ जाता है और ये लोग एक दूसरे का पीछा करने लग जाते हैं। अब हमें यूजिन को दिखाते हैं जो कि एयरपोर्ट पर ही होता है। तभी उसका असिस्टेंट आके बताता है कि उसके पापा की जान खतरे में है। वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और देखता है कि उसके पापा बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। उसे अपना पास याद आता है जब वो अपने पापा से लड़कर घर छोड़कर अब्रॉड चला गया था, क्योंकि इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तभी वहाँ पे ज़ोरोंग आ जाता है और बताता है कि अंकल की तबीयत बहुत सीरियस है, तो आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। तभी उनका असिस्टेंट आकर बताता है कि जो एक्ट्रेस थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब हमें सू को दिखाते हैं जो कि इसी हॉस्पिटल में होती है। उसका बॉस बोलता है कि जब तक कोई कहानी ना मिले वापस मत आना। तो वो चुपचाप ही कोशिश करती है। यही सोचते सोचते वो डॉक्टर जरोंग के बाजू से गुजरती है। वो उसे देखते हैं। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सबको पता चल जाता है कि उस एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो गया है। ये लोग सभी परेशान होते हैं क्योंकि इनकी फिल्म उसकी वजह से अटक गई होती है। अब सब लोग सोचते हैं कि हमें खुद ही फैसला करना पड़ेगा, अब क्या करें। तभी वहाँ पे यूजिन आ जाता है और कहता है कि आज से मैं अपने पापा का पूरा संभाल लूँगा। सारी बातें सुनने के बाद वो बोलता है कि हम उस एक्ट्रेस को निकाल देते हैं, उसकी जगह हम दूसरी एक्ट्रेस को ले लेंगे, क्योंकि सबका कहना था कि वो बहुत ज़्यादा नखरे करती है और उसकी वजह से ही काफ़ी दिनों से हमारा शूट अटका हुआ होता है। तभी एक आदमी बोलता है कि नहीं, अगर हमने उसे निकाल दिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन यूजिन जो है उसे एक लिफाफा दे देता है। जब वो उस लिफाफे को देखता है तो वो चुप बैठ जाता है, कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। यूजिन कहता है कि हमने जो सोचा है हम उसी के साथ जाएंगे। अब वो खड़ा हुआ सोच रहा होता है, उसके पापा ने कहा था कि ये कंपनी मेरी है, उतनी ही तुम्हारी भी है। अब हमें सू को दिखाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आती है और उसे बहुत तेज़ भूख लगी होती है। सामने डॉक्टर जरोंग बैठे हुए होते हैं और वो जो खा रहे होते हैं उसे देखकर वो बोलती है कि मुझे भी यही खाना है, और वो वही चीज़ ऑर्डर कर देती है। रेस्टोरेंट वाली लेडी बोलती है कि तुमने तो पहले दूसरा ऑर्डर किया था। तो वो कहती है मुझे तो इतनी भूख लगी है कि मैं तो सब कुछ खा जाऊंगी, बड़ी सी गाय भी खा सकती हूँ। ये सब कुछ जरोंग देखकर हंस रहा होता है। अब उसका खाना आ जाता है, लेकिन तभी उसके एडिटर का फ़ोन आ जाता है और वो उसे फिर सुनाने लगता है। तो बेचारी खाना छोड़कर ही वहाँ से बाहर चली जाती है। वो अपना फ़ोन वहीं भूल गई होती है। जरोंग वो फ़ोन लेकर आता है और उसे देता है। तभी वो उसे थैंक यू बोलकर जाने लगती है तो वो ध्यान नहीं करती है और गाड़ी के सामने आने वाली होती है तो जरोंग उसे खींचकर बचा लेता है। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं और जरोंग कहता है कि ध्यान से चला करो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सभी रिपोर्टर रात भर वहीं पर होते हैं हॉस्पिटल में।
वहाँ पर दूसरा रिपोर्टर आ जाता है जो सू के लिए नर्स के कपड़े लेकर आया था और वो उसे आइडिया देता है। वो नर्स के कपड़े पहनकर उस एक्ट्रेस के कमरे की तरफ जा रही होती है। डॉक्टर जेरोंग उसे देख लेता है और उसे कुछ शक होता है तो वो फौरन कमरे में भागकर जाता है। वहाँ सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे छुपी हुई वो बाहर आ जाती है क्योंकि उसे पता था ये पकड़ तो लेगा। वो बोलता आखिर तुम कौन हो, कौन से डिपार्टमेंट से हो, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रही होती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर भी उसके पीछे भागता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता है। अब हमें यूजिन को दिखाते हैं जिसको उसका असिस्टेंट नई हीरोइन की फ़ोटो दिखाता है। तो यूजिन कहता है कि इसी को साइन कर। यूजिन को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो उसे पसंद किया करती थी और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी वो उसके लिए हाँ बोल देता है। उसका असिस्टेंट कहता है कि कहीं मिस जिनजिन हमें परेशान ना करें। तो यूजिन कहता है मैं सबको संभाल लूँगा, तुम फिक्र मत करो। अब हमें सू को दिखाते हैं जो कि बिल्डिंग के नीचे होती है और उसे आइडिया आता है कि वो ऊपर चढ़कर जाएगी और खिड़की में पहुंच जाती है। वहां पर वो तस्वीर लेने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहां डॉक्टर उसे देख लेता है और उसके पास आकर पूछता है कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो उतरो यहाँ से। तो वो होती है मैं सिर्फ तस्वीर ले रही हूँ। जितने में वो स्लिप होने वाली होती है तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। वो उसे खींच के अंदर की तरफ लेता है तो वो उसके ऊपर ही गिर जाती है और उसे माफ़ी मांगती है और उठ ही नहीं रही होती है। तो वो कहता है ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी है, अब तो हट जाओ। अभी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है और वो इन दिनों को इस तरह देखकर बोलती है कि आखिर क्या चल रहा है। तो वो फ़ौरन उसके ऊपर से हट जाती है। वो लोग नर्स से कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गिर गई थी, बस मैं बचा रहा था। नर्स बात मानकर वहाँ से चली जाती है। तो वो बोलती है कि तुम तो काफ़ी पॉपुलर हो। अब वो उसको पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो पीछे की तरफ जाती है तो उसका सर दीवार को लगने वाला होता है, मगर वो हाथ रख देता है। तो वो अपना चेहरा दिखा देती है और कहती है क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। वो कहता हाँ पहचान लिया। अब वो उसको बोलता है लेकिन तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो, तो तुम जाओ यहाँ से। तो वो रिक्वेस्ट करती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और प्लीज़ एक तस्वीर दे दो, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो जाओ यहाँ से। सू जेरोंग से कहती है कि मैं सबको कह दूँगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं कर पाएगा। तो वो कहता है अच्छा तो ये बात है। वो कहती हाँ मैं करके दिखाऊंगी, तुम देखना। तो वो बोलता है ठीक है कर लो जो तुम्हें करना है, लेकिन इस वक्त के लिए तो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। और वो उसे बाहर की तरफ ले जाता है। वो आगे चल रही होती है, वो पीछे पीछे चलता है। जब वो समझती है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोनों भाई फिर साथ में होते हैं। तो वो उससे पूछता है कि अब वो एक्ट्रेस कैसी है। तो जेरोंग बोलता है कि अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी, कुछ और महीने लग जाएंगे उसको ठीक होने के लिए। यूजिन कहता है कि अगर मामला नहीं सुलझा तो हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। जेरोंग कहता है कि भाई मुझे नहीं पता इन सब मामलों में, आप ही जान सकते हो। यूजिन कहता है कि एक्ट्रेस को शायद चेंज करना पड़ जाए और लेकिन हमें ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। कहता है भाई इन सब झमेलों में आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अगले दिन सू जो होती है हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जेरोंग को देख के कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ, और वो उसे लाटे पीने के लिए देती है, मगर वो कहता है कि मैं तो मोका पीता हूँ। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं वो भी लेकर आई हूँ, इसमें मैंने बहुत सारी लाई है, तुम जो बोलोगे वही दे दूँगी। और वो उसे मौका देने लग जाती है। सारे लोग उसे देखकर बोलते हैं ये कितनी क्यूट है ना। तो वो उसे साइड में लेके जाता है और बोलता है क्यों ऐसे कर रही हो। तो कहती मैंने तो तुमसे कहा था। तो वो कहता है कि इस तरह तुम्हें इंटरव्यू नहीं मिलेगा। तो कहती अरे नहीं मैं सिर्फ कॉफ़ी देने आई हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो सारे लोगों को कॉफ़ी बांट देती है। सभी बोलते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी क्यूट है। वो भी हंसने लग जाते हैं। तो वो उसके गालों को हाथ लगाकर कहती है कि तुम कितने थके हुए लग रहे हो ना, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, इतना काम क्यों करते हो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जेरोंग जो होता है अपने भाई को बताता है कि आजकल एक लड़की है जिसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, वो इतनी क्यूट क्यूट हरकतें करती रहती है, मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आई। यूजिन कहता है बिल्कुल नहीं, वो लड़की लकी है जो तुमने उसे पसंद किया। मेरा भाई किसी से कम नहीं है। मेरा भाई वो अपने भाई की बड़ी तारीफ़ें करता है और फिर कहता है ठीक है मैं उस लड़की को परखूंगा, अगर वो लड़की मुझे ठीक लगी तो ही तुम उसे डेट करोगे, समझ गए। सू फिर से आ जाती है और नर्सों के साथ में भी बहुत सारी बातें करती रहती है और हंसी मजाक करती है। इस बार जेरोंग भी उसे नोटिस करता है। सू को फिर से चीफ एडिटर का फ़ोन आ जाता है और वो बोलते हैं कि नई हेडलाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि जिंग को उसके काम से निकाल दिया गया है, तो तुम ज़रा पता लगाओ। अब वो खड़ी होती है तभी पता चलता है कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे। अब ये लोग फ़ौरन भाग रहे होते हैं इधर उधर और सब इलाज करते हैं। एक छोटी बच्ची लाई जाती है जिसको खून की ज़रूरत होती है और उसका खून इस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता है।
दूसरे डॉक्टर बताते हैं कि दूर से खून मंगाना पड़ेगा, तब तक तो इस लड़की का कुछ भी हो सकता है। ये बात सुन लेती है और वहाँ आकर कहती है कि मेरा भी ब्लड ग्रुप यही है, तो मेरा ले लो। अब उसका ब्लड लिया जा रहा होता है, तभी वो कहने लगती है कि मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, तो क्या तुम मेरे लिए ला दोगे कोई खाने की चीज़? वो कहता है हाँ तुम ठीक हो ना वैसे। लेकिन तभी वो आंखें बंद करके बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो जोरान उसके साथ में होता है। वो बोलता है कि खून देते वक्त तुम बेहोश हो गई थी और बहुत ही मजाकिया बातें कर रही थी। ये सुनकर वो हंसने लग जाती है। वो उसे कहता है कि तुम खाना टाइम पर खाया करो, गॉसिप करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है मगर खाना खाने के लिए नहीं है। वो उसे खाने के लिए देता है। ये वही डिश थी जो उसने मांगी थी, तो वो उसे ले लेती है और फटाफट खाने लगती है। उसके चेहरे पे लग जाता है तो वो हाथ से उसे साफ करता है, तो वो थोड़ा शर्मा जाती है। अब वो कहती है कि मैं जिंगजिंग से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी उनके पीछे आ रही थी बहुत तेज़ी से, शायद इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। तो डॉक्टर बोलता है कि बिल्कुल नहीं, उन्होंने बेल्ट नहीं पहना हुआ था, इस वजह से उनको लगी है जान। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जिजिंग को सारी बात पता चल गई होती है, इसलिए वो प्लान बनाती है। जिजिंग जो होती है छत पर पहुंच जाती है और मरने की एक्टिंग करने लगती है। नीचे सारे रिपोर्टर जमा हो जाते हैं। ये बात जब जोरन और सू को पता चलती है तो वो भी छत पर पहुंच जाते हैं। जिजिंग कहती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं वरना मैं कूद जाऊंगी। लेकिन फिर भी दोनों से बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। ये बात यो जिनको भी पता चल जाती है, वो भी फ़ौरन वहाँ पर आ रहा होता है। जोरन उसे बचा लेता है और खुद ही फिसल जाता है, लेकिन सू उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे देखने लग जाता है तो वो बोलती है कि अगर मरेंगी तो साथ ही मर जाएंगे। लेकिन तभी उसका हाथ स्लिप मार जाता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों ठीक होते हैं। जोरान उसे उठाता है तो वो पहले उसे चेक करती है कि तुम ठीक हो ना, और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि ऊपर वाले का शुक्र है तुम ठीक हो। जिजिंग का प्लान फेल हो चुका होता है तो उसका साथी कहता है इस बार तो तुमने बड़ी मुसीबत कर। मीडिया वाले इन लोगों को पूछताछ कर रहे होते हैं तो जोरान जो होता है सू का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाता है और एक जगह पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो कहता है कि तुमने आखिर मुझे इम्प्रेस कर ही दिया, तो अपना मोबाइल नंबर मुझे दोगी ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। और अपनी हथेली आगे करके अपना पेन उसे दे देता है। वो खुशी खुशी अपना नंबर उसे हाथ में लिख देती है और उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है। अब यूजिन जो है बहुत ही घबराया हुआ फटाफट पहुँचता है और भागकर अपने भाई को मिलता है। उसे आगे पीछे घुमाकर देखता है कि वो ठीक है ना, और उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। अब वो उसे एक जगह लेके चला जाता है और वहाँ पर वो उसे बहुत डांटता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने सोचा है आंटी का क्या हाल होता, मेरा क्या हाल होता। तो जोरान बोलता है कि वो मेरी पेशेंट है, उसे बचाना मेरा फ़र्ज़ था, बस इसीलिए किया। यूजिन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है वो लड़की नाटक कर रही थी और उसके चक्कर में अगर तुम्हें कुछ हो जाता। जोरान बहस करने लगता है तो यूजिन कहता है कि हाँ तुम अब बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें अपने भाई की क्या ज़रूरत है। तो वो बोलता है नहीं, मुझे मेरे भाई की बहुत ज़रूरत है। अब रात में वो अपना हाथ देख रहा होता है और दोनों एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। आखिर वो फ़ोन मिला ही लेता है और सू उठा ही लेती है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इसके बाद जोरान जो होता है वो पूछ ही लेता है क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी, और वो मान जाती। अब वो उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। वो दोनों साथ में बैठे होते हैं तो वो उसको पूछती है कि तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो बोलता है मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ ना। ये सुनकर वो कहती है हाँ ये बात तो सही है। वो पूछता है कि तुम क्या सोचती हो, तो वो कहती है कि मैं किस्मत पर भरोसा रखती हूँ। किस्मत में अगर कोई इंसान लिखा है तो वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो उसे विश मांगने के लिए कहता है। वो जब विश मांग लेती है तो वो उसे एक तोहफा देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहता है कि चलो हम साथ रहते हैं, शायद हम दोनों के नसीब ही जुड़े। ये सुनकर वो कहती है कि मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, और वॉशरूम में जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है और आकर जोरान को सब बताती है और तस्वीर भी दिखाती है। देखने के बाद वो समझ जाता है ये तो भाई की तस्वीर है। वो बताता है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ और ये यूटिन कंपनी के जूनियर प्रेसिडेंट है और मुझे नहीं लगता ये इनकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है। तो ये सुनकर वो बोलती है कि मैंने सोचा सेलिब्रिटी के साथ में है तो उसका बॉयफ्रेंड ही होगा। जोरान कहता है कि सोच समझ के काम करना, किसी और को इस वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो बात को समझ जाती है और आगे हमें दिखाते हैं कि दोनों साथ में चल रहे होते हैं। जोरान कहता है कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तो क्या हम दोनों साथ हो सकते हैं। ये सुनकर वो थोड़ी शर्मा जाती हैं और फिर दोनों हंसी मजाक करने लग जाते हैं। यहीं पे कट जाता है। आगे हमें दिखाते हैं कि यूजिन जो होता है अपने पापा से मिलने के लिए जाता है। वो अभी भी नहीं उठे होते हैं, इसलिए वो वहीं बैठ जाता है। उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब सुबह उसके पापा की आंख खुलती है तो वो उसे देखकर चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे ना।
तो वो बोलता है कि पापा मैं लौट के आ गया हूँ ना, आप फिक्र क्यों करते हो, मैं सब संभाल लूँगा। मैंने तुमको थोड़ी बोला सब संभालो, कोई ज़रूरत नहीं मुझे तुम्हारी, कर लूँगा मैं, ठीक हो जाऊँ बस एक बार। तो वो कहता है ठीक है पापा आप ठीक हो जाओ, उसके बाद सब संभाल लेना मैं। फिर वो अपने पापा को सभी बताने लग जाता है कंपनी के बारे। फिर वो अपने पापा से कंपनी के बारे में बात करता है। तभी वहाँ पे ज़ुरॉन आ जाते हैं। तो उसके पापा कहते हैं ये तुमसे बेहतर है, समझे। अब आगे हमें दिखाते हैं कि सू सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो यूजिन से मिलने का सोचती है और उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। यूजिन उससे बात करने के लिए आता है तो वो उसे भला बुरा कहने लग जाती है। यूजिन कहता है कि मैं तुम जैसे रिपोर्टर्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ जो लोगों की बुराई करते हैं और अपना फ़ायदा देखते हैं। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाती है। सू कहती है कि मैंने भी तुम्हारे जैसा मतलबी इंसान नहीं देखा, जब तुम लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं होती हो तो तुम लोग उसको निकाल देते हो। यहाँ वो जिंगिंग की बात कर रही होती है क्योंकि उससे गलतफहमी होती है। यूजिन कहता है कि जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम इसमें मत पड़ो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सू को लगता है शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन तभी उसकी सहेली का फ़ोन आता है और वो बताती है कि एडिटर ने वो तस्वीरें छाप दी है। जब ये बात यूजिन को पता चलती है तो वो कहता है कि वकील से बात करो, उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। कुनफाई कहता है कि एक बार बात तो कर लेते हैं ना, लेकिन यूजिन मान नहीं रहा होता है। कुनफाई जो होता है सू से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। ये सब सुनकर वो बेचारी चौंक जाती है कि ये उससे क्या गलती हो गई है। कुनफाई कहता है कि पहले सोच समझ लिया करो कि कौन अच्छा इंसान है और कौन बुरा। ये सुनने के बाद वो वहाँ से निकलती है और सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वहाँ जाने पर वो जिन की सारी बातें सुन लेती है। इससे पता चल जाता है कि वो एक अच्छी इंसान नहीं है। अब वो अंदर जाके उन लोगों को बोलती है तो वो कहते हैं कि तुम हो कौन और हटो यहाँ हमारे रास्ते से, और ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बेचारी सोच में पड़ जाती है कि मुझसे क्या हो गया। उसे चक्कर आते हैं तो ज़ुरॉन आके उसे संभालता है और कहता है क्या हुआ। तो वो बोलती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ज़ुरॉन कहता है कि मुझे पता है तुम सब ठीक कर दोगी। अब दोनों बाहर घूम रहे होते हैं तो सू बोलती है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी, मुझे ये सब नहीं करना है, मैंने डिज़ाइनर का कोर्स कर रखा है तो मैं वही करूँ। ज़ुरॉन कहता है कि तुम जो भी करोगी उसमें अच्छा ही करोगी, कोई बात नहीं है, तुम बियॉन्ड में ट्राई क्यों नहीं करती। तो वो कहती है वहाँ मुझे कहाँ कोई नौकरी मिलेगी। ज़ुरॉन कहता है कि क्यों नहीं मिलेगी, कोशिश तो करके देखो। तो सू कहती है अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। ज़ुरॉन कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। अगले दिन सू जाकर इस्तीफ़ा दे देती है और फिर वो यूजिन से मिलने के लिए जाती है। वो उसे देख कर जाने लगता है तो वो उसे रोक कर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे गलतफहमी हो गई थी। यूजिन कहता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो ऑफिस में होता है तो ज़ुरॉन वहाँ पर आता है और वो सू के बारे में उसे बताता है। जब वो तस्वीर देखता है तो कहता है कि इस लड़की की मदद क्यों करना चाहता। तो वो बोलता है ये वही लड़की है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो। अपने भाई को इस तरह देखकर वो उसे हाँ बोल देता है। ज़ुरॉन बहुत खुश हो जाता है और कहता है मेरे भाई जैसा कोई नहीं। अब वो सू के साथ में होता है और वो उसके लिए खाना बनाता है, वो उसका खाना खाती है और वो बोलती है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा बहुत ध्यान रखते हो, मेरे लिए खाना भी बनाते हो, मुझे तो लगता है मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं भी तैयार हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही हंसने लग जाते हैं। अब वो दोनों बाहर होते हैं तो सू को इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ज़ुरॉन कहता है कि मुझे पता है तुम ज़रूर कर लोगी। अगले दिन वो इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ परमानेंट नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन इंटर्नशिप कर सकती हो। वो इसी के लिए राजी हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब सू ऑफिस से निकलती है तो उसे रास्ते में शिनयॉन मिल जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब इन दोनों के बीच क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर नर्स उनसे उनके बेटे की बड़ी तारीफें करे जा रही होती है। ये सुनकर कहते हैं कि बेटा किसका है। ये सारी बातें यूजिन सुन लेता है और आकर कहता है कि क्या पापा आप मेरी बातें कर रहे थे। तो वो बोलते हैं मैं तुम्हारी बातें क्यों करने लगा भला। फिर वो बोलता है कि कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। उसके पापा कहते हैं कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं उसके हिसाब से ही चलो और जाकर तुम जैन से मिलो। अब हमें मिस्टर जैन को दिखाया जाता है जिनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते। उनका असिस्टेंट शियोन होता है। वो कहता है कि यूजिन आपसे मिलने के लिए आ गया है। यूजिन से मिलकर मिस्टर जैन बहुत खुश होते हैं और अपने असिस्टेंट से भी उसे मिलवाते हैं। सू बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है और वो थक हार कर बाहर आती है। ज़ुरॉन उससे मिलता है तो वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूँ, तो चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें अपने जैसे हैंडसम बंदे से मिलवाऊंगा। तो कहती है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये लोग रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं और वहाँ उसे पता चलता है कि वो अपने भाई से मिलवाने वाला है। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है तो वो उसे कहता है कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई बहुत ही अच्छा है। और वो उसे बचपन के बारे में बताता है कि जब मैं छोटा था तो बहुत बीमार रहा करता था, लेकिन मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहता था, मुझे प्रोटेक्ट करता था, कोई मुझे बोल नहीं सकता था कुछ, मेरा भाई उसे सबक सिखा देता। और बोलता है कि मैं जब मेडिकल कॉलेज जाना चाहता था तो मॉम तो तैयार ही नहीं, भाई ही था जिसने उन्हें मना लिया था। अब वो अपने भाई की तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर सू घबरा जाती है क्योंकि वो तो जानती है ये यूजिन है। तभी यूजिन वहाँ पर आ जाता है और ये लोग अच्छे से बात करते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके यहाँ ज़ुरॉन बता देता है कि यूजिन उसका बॉस बनने वाला है। ये सुनकर उसे लगता है कि कहीं
इसी ने तो सिफारिश नहीं की, लेकिन वो क्लियर कर देता है कि नहीं, तुम्हें जो जॉब मिली है वो तुम्हारी काबिलियत पर मिली है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा बायोडाटा वहाँ तक पहुँचाया था और कुछ नहीं किया था। अब ये लोग थोड़ी बहुत बात और करते हैं और यूजिन के मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और तुम इसका दिल मत तोड़ना कभी, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, तो क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। और ये कहकर वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती कि मैं नहीं पी सकती। ज़ोरॉन कहता है कि इसे एलर्जी है ड्रिंक से, इसलिए पानी ही ठीक रहेगा। और अब ये लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पर। अब यूजिन जा रहा होता है तो ज़ोरॉन बोलता है तुमने तो उसे बहुत ही डरा दिया, क्या सोच रही होगी वो हमारे बारे में। तभी वो वहाँ पर आ जाती है और यूजिन वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों जा रहे होते हैं तो वो बोलती है कि मुझे लगता है शायद जॉब मुझे तुम्हारी वजह से मिली है। तो वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने अपनी काबिलियत से ये जॉब पाई है, तो तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत अच्छा करोगी। और वो उसे अपनी पीठ पे लेके घर तक चलता है। अब ऑफिस में यूजिन जो होता है सू को बुलाता है और फिर से वही बात बोलता है। अब की बार सू उसे एक साफ तौर पे बोल देती है कि ज़ोरॉन और वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट है और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अब ज़ोरॉन जो होता है अपनी माँ से मिलवाने के लिए उसको लेके जाता है। ज़ोरॉन की माँ सू से अच्छे से मिलती है और बात करती है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेती है कि वो किस गाँव से है, उसके पापा का नाम क्या है। सू भी उन्हें सब कुछ बता देती है। अब हमें दिखाते हैं कि सू जो है काम कर रही होती है, तभी ज़ोरॉन का फ़ोन आ जाता है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। वो बोलती है ठीक है, काम खत्म होते ही आ रही हूँ। अब काम खत्म हो जाता है और वो जैसे ही निकलती है उसे फ़ोन आ जाता है ज़ोरॉन की माँ का। ज़ोरॉन उसका इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसने इन दोनों के लिए एक घर का इंतज़ाम किया होता है और वो उसके पेपर उसे बताना चाहता है, लेकिन सू जो होती है उसकी माँ से मिलने के लिए पहुँच जाती है। अब ज़ोरॉन घड़ी घड़ी फ़ोन कर रहा था लेकिन सू उठा ही नहीं रही थी। उसकी माँ पता नहीं क्या बोल देती है सू को कि सू ज़ोरॉन का फ़ोन ही नहीं उठाती, वो बस फ़ोन करे ही जा रहा था। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या बात है। अब सू जो होती है बाहर होती है और वो रो रही होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बेचारा ज़ोरॉन परेशान होकर घर वापस लौटता है। वो उदास सी अपने कमरे में होती है। नीचे ज़ोरॉन आ जाता है, उसे बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए वो फ़ोन लगाता है, लेकिन वो नहीं उठाती, तो वो उसकी दोस्त को फ़ोन लगा देता है। वो बताती है कि वो सो चुकी है। ये सुनकर वो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता था, इसलिए चला जाता है वहाँ से। अगले दिन वो पहुँच जाता है उससे मिलने के लिए। वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि तुम मुझसे बात ही नहीं करी, ना फ़ोन उठाती हो ना मैसेज का जवाब देती हो, तो क्या करूँ, बात करनी तो ज़रूरी है ना, क्या बात है मुझे बताओ। वो कुछ नहीं बोलती है तो वो उसे लेके अपनी कार में जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और वो उसे चेक करना चाहता था, लेकिन वो पीछे हट जाती है। तो वो कहता है क्या बात है मुझे बताओ, आखिर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। तो कुछ भी बोल नहीं रही होती है। थक हार कर वो बोलता है कि तुम मुझे चाहती भी हो या नहीं। तो वो उसे किस कर लेती है। ज़ोरॉन को लगता है शायद सब ठीक हो गया, तो वो भी उसे किस कर लेता है। कुछ देर बाद वो उससे दूर होती है और कहती है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, और ये कहकर वो गाड़ी से उतरकर भाग जाती है। वो बेचारा निकल कर बाहर जाता है। पुलिस वाले उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आपने बीच में गाड़ी खड़ी कर रखी है, पहले आप इसे हटाइए। तो वो उन लोगों को कहता है मुझे जाना है, और वो भाग कर उसके पीछे जाता है। वो रास्ते में खड़ी हुई ही रो रही होती है। वो उसके करीब जाकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है मैं जानता हूँ कुछ तो बात है, तुम मुझे बता नहीं रही। वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हें वजह चाहिए तो मेरा एक्स वापस आ गया है और मैं उसे भूल नहीं पाई हूँ। मैंने सोचा था भूल जाऊंगी लेकिन नहीं भूल पाई। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ज़ोरॉन का दिल मान ही नहीं रहा होता है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है। वो आगे जाती है तो पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं वहाँ पर और वो उसे रोक लेते हैं। उसके भाई को उसकी फिक्र थी क्योंकि उसने देख लिया था उन दोनों को उस तरह जाते हुए। वो अपने भाई को फ़ोन लगाता है लेकिन उसका भाई फ़ोन ही नहीं उठाता है। जिनको पता था कि वो कहाँ मिलेगा, इसलिए वो फौरन वहीं जंगल वाली जगह पहुंच जाता है। वो बैठा हुआ वहाँ पर शराब पी रहा होता है। कोई मुझे ढूंढ नहीं सकता, बस तुम ही हो जो मुझे ढूंढ सकते हो। अब वो उसके पास बैठ जाता है और पूछता है कि क्या बात है बताओ। ज़ोरॉन कहता है कि भाई आप ठीक कहते थे, औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया मगर मुझे ठीक से वजह भी नहीं बताई। यूजिन कहता है उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। ज़ोरॉन कहता है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसा उसने क्यों किया, लेकिन वो कुछ छुपा रही है। उसने मुझे वजह में बताया कि वो उसका एक्स वापस आ गया, इसलिए वो मेरे साथ ब्रेकअप कर रही है। यूजिन कहता है ऐसा कौन है भाई जिसकी वजह से उसने मेरे भाई को छोड़ दिया। ज़ोरॉन कहता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा, वो इस तरह की लड़की नहीं है। ज़ोरॉन कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए यूनान जा रहा हूँ। यूजिन बोलता है कि वहाँ पर क्यों जा रहे हो। ये मैंने कई महीनों पहले ही साइन कर लिया था। वहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बन रहा है जिसके लिए जाना पड़ेगा। मैं पिछले महीने जाने वाला था मगर मुझे इसी महीने जाना है। ये भी सब कुछ कितना अचानक हो रहा है। यूजिन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। ज़ोरॉन कहता है कि कल मैं जा रहा हूँ, उसके बाद ही बात करेंगे। अब वो घर जाता है और अपनी माँ को भी सारी बात बता देता है। उसकी माँ बोलती है कि शायद वो लड़की तुम्हारे नसीब में नहीं होगी, इसीलिए
तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। लेकिन वो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा माँ, मैं उसे फिर से पा के रहूँगा। अब वो बैठा हुआ उसकी तस्वीर को निहारा होता है और सोच रहा होता है कि उसने तो शादी की बात की थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। वो बहुत परेशान लग रहा था। अगले दिन यूजिन जो होता है सू को मिलने के लिए बुलाता है वो उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम दोनों का ब्रेकअप कैसे हो गया। तो वो कहती है कि उसने तुम्हें बता तो दिया होगा ना, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, फिर अचानक से ये सब क्या हो गया है। वो बोलती है कि मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। यूजिन कहता है बात तो तुम्हें करनी होगी, क्योंकि इतनी आसानी से तो तुम उसका प्यार खत्म नहीं कर पाओगी, वो बहुत ज़्यादा चाहता है तुमको। और वो उसे सीधे सीधे धमकी दे देता है। जब वो जाने लगती है तो यूजिन कहता है कि बहुत पछताओगी तुम उसे छोड़कर। अब वो रोते हुए जा रही होती है तो उसे याद आता है कि जोरॉन की माँ ने ही उसे छोड़ने के लिए कहा था। उन्होंने उसे एक लव स्टोरी सुनाई थी जिसमें गांव में रहने वाले एक लड़का लड़की थे जो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाने वाले थे। लड़की नाव पर उसका इंतज़ार करी लेकिन लड़का आया ही नहीं। अब वो बताती है कि वो लड़की मैं थी और वो जो लड़का था वो तुम्हारे पापा थे। हम दोनों के बीच ऐसा रिश्ता होने की वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कुछ पता चले, तो तुम ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म कर दो। इसी वजह से सू ने ऐसा किया था। अब वो हॉस्पिटल जाती है और उसे दूर से ही देख लेती है। घर पर आकर बहुत रोती है। उसकी सहेली उसे बोलती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, वो इतना अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। अब वो बार में चली जाती है और बहुत सारी शराब पी लेती है, जबकि उसे पता है कि उसे एलर्जी होती है। बाहर यूजिन अपने कंपनी के लोगों के साथ आया होता है, तभी वो वहाँ उल्टी करके बैठ जाती है। वो उसके पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने शराब क्यों पी रखी है। और फिर से वो उसे पूछताछ करने लग जाता है। तो वो कहती है आखिर तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, तुम जानते क्या हो मेरे बारे में। हाँ, जब देखो जब मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जाते हो, जितनी तकलीफ़ उसको हो रही है उतनी ही मुझे हो रही है। मैं कभी भी उसे इस तरह नहीं देख सकती, इसलिए मैं खुद रोना चाहती हूँ, उसके सारे आंसू मैं खुद ले लेना चाहती हूँ। तो बताओ मैं क्या करूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे रोना, तुम्हें समझ में आ रहा है। और वो हंसने लग जाती है। यूजिन उसे कुछ कह नहीं पाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो घर पहुँचती है तो उसके पास चाबी नहीं होती। जोरॉन को फ़ोन आता है टैक्सी ड्राइवर का और वो भागकर वहाँ चला जाता है। अब वो वहीं दरवाजे पर बैठी हुई होती है। जोरॉन वहाँ पर आ जाता है। सू जो होती है साइड में बैठी हुई होती है। जोरॉन उसके पास जाता है और उसका बैग लौटाता है और उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ, और वो उसे गले लगा लेता है। जोरॉन कहता है कि कल मैं यूनान जा रहा हूँ, तो अब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊँगा, तो तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। तुम अपना खाना वक्त पे खाना और इतनी ज़्यादा बिजी भी मत हो जाना कि स्किप ही कर दो। अब वो उससे कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ, और वो उसे अलविदा बोल देता है। इसके बाद जब वो जा रहा होता है तो कहता है मुझे अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे काम आया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से बहुत भारी मन के साथ चला जाता। कुछ देर बाद सू को समझ में आता है कि ये उससे क्या हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वो भागकर उसके पीछे जाती है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो जा चुका होता है। अगले दिन वो अपने भाई के साथ एयरपोर्ट पे होता है और बोलता है कि मम्मी का ध्यान रखना। यूजिन कहता है कि तुम भी अपना ध्यान रखना, तो वो बोलता है कि हाँ। यूजिन कहता है क्या उसे पता नहीं है कि तुम जा रहे हो, तो तुमसे मिलने के लिए नहीं आई। वो कहता है उसकी अपनी वजह होगी ना आने की, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं आऊँगा तो सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा। अब वो अपने भाई से कहता है कि भाई मेरा एक काम कर दोगे, उसका ध्यान रखना मेरे जाने के बाद। तो यूजेन कहता है मैं कोई बेबी सिटर हूँ क्या, पहले तुम्हारा ध्यान रख रहा था अब उसका रखूंगा। इसी तरह दोनों थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। अब वो अपने भाई से अलविदा लेता है और वहाँ से जाता है। यूजेन को भी समझ में आ रहा था कि उसका भाई इस वक्त बहुत तकलीफ में। वहाँ पर सू भी दौड़ी दौड़ी आ रही होती है। जोरॉन जाते जाते पलट पलट कर देख रहा होता है कि कहीं वो आई तो नहीं। उसकी नज़रें उसे ही ढूंढ रही थी। जोरॉन ने सू के लिए एक मैसेज लिखा था जिसमें उसने कहा था कि हम नसीब से फिर मिलेंगे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हें ही चाहता रहूँगा, मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस आऊँगा तो मुझे एक चांस जरूर देना। जोरॉन अब अपनी फ्लाइट पर चला जाता है। सू भागती हुई पहुंचती है लेकिन उससे देर हो जाती है। सू उसे फ़ोन लगाती है लेकिन फ़ोन बंद बता रहा होता है। तभी वो उसका मैसेज पढ़ लेती है और कहती है मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करूँगी। वहाँ पर यूजेन आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, किसी को सी ऑफ करने आई हो, ओह कहीं तुम जोरॉन को तो नहीं करने आई। फिर वो बोलता है कि पहले तो उसे तकलीफ दी और अब तुम उसे सी ऑफ करने आ गई। वो माफ़ी मांगती है कि उससे देर हो गई आने में। यूजेन कहता है कि ये कैसा तुम्हारा प्यार है, तुम पहले उसके पीछे पड़ी, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे इतना ज़्यादा परेशान किया और उसके बाद अब तुम ये सब कह रही हो। यूजिन कहता है कि अच्छा है, मुझे इसीलिए प्यार पर भरोसा है ही नहीं, लेकिन वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो कहती है कि इस रिलेशनशिप को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस। यूजिन कहता है कि ये तो आगे देखा जाएगा, लेकिन इस बार उसे कोई तकलीफ दी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अब वो एक रिंग की दुकान में जाती है जहाँ से उसे मैसेज आया था। वो लोग बताते हैं कि जोरॉन ने आपके लिए रिंग पसंद की थी मगर वो उसे लेने नहीं आया, इसलिए हमने आपको फ़ोन करा। उस रिंग को देखकर वो समझ जाती है कि वो उससे शादी करना चाहता था। अब उसे रहा नहीं जाता है और वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अब वो एयरपोर्ट पे होती है
बहुत तेज़ बरसात की वजह से फ़्लाइट डिले हो गई होती है, इसलिए वो एयरपोर्ट पे बैठी हुई उसे मैसेजेस करती है और मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ तो तुम इंतज़ार करना मेरा और मैसेज का जवाब जल्दी देना। अब वो पहुंच जाती है, लेकिन वो एक दिन देर से पहुंचती है। उसे फ़ोन आता है, डॉक्टर्स की कार का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। अब वो फ़ौरन टैक्सी में बैठती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ पर ज़ुरान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ पल के लिए वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और वहीं पर मर जाता है। वो मन में सोच रहा था कि आखिर तुम आ ही गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो डॉक्टरों को बहुत कहती है कि इसे बचा लो, लेकिन डॉक्टर कहते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो फिर भी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करे जा रही होती है और इसलिए वो बेहोश हो जाती है। वहाँ पर आंटी शाओ को सब पता चल जाता है तो वो बेचारी बीमार हो जाती है। यूजेन कहता है कि मैं उसे ले आऊँगा और वो वहाँ पर आ जाता है। हॉस्पिटल में जब सू को होश आता है तो नर्स बोलती है कि आप डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर दीजिए। ये सुनकर वो फ़ौरन उसकी तरफ भागती है। यूजेन भी वहाँ पर पहुँच रहा होता है। वो ज़ुरान के पास होती है और कहती है कि तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे माफ़ कर दो। हमें तो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी ना, तुमने मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा था। और वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तभी यूजेन वहाँ पर आ जाता है और उसे पीछे धक्का मार देता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। और अब वो अपने भाई को संभालता है और कहता है कि चलो भाई घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये कहकर वो रोए जा रहा होता है। यहाँ सू भी रो रही होती है। अब वो अपनी आंटी से कहता है कि आपके 2 बेटे थे लेकिन अब एक नहीं रहा, लेकिन मैं हूँ आपका ध्यान रखने के लिए, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। सू भी वहाँ होती है लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हो सकती थी क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। यूजिन उसको जब देखता है तो वो वहाँ से चली जाती है। अब वो खड़ी खड़ी अपनी गलतियों पर पछता रही होती है। तभी पीछे से ज़ुरान आ जाता है और उसे गले लगा लेता है। वो सोचती है कि काश उस दिन भी मैंने उसे थाम लिया होता। यूजिन अपने भाई की वजह से बहुत ज़्यादा उदास होता है। अगले दिन वो उससे मिलने कब्रिस्तान चला जाता है और उससे बहुत बहस करता है और कहता है कि तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए, तुम्हारे सिवा मैं अब किससे बात करूँगा, और उससे शिकवे शिकायत कर रहा होता है। शाओ भी वहाँ पर आ जाती है और उसे देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। अब वो वहाँ से जाने लगता है तो शाओ ज़ुरान की तरफ बढ़ने लगती है। यूजिन उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम जैसी बेशर्म लड़की को यहाँ आने का कोई हक नहीं, तुम यहाँ क्यों आई हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा भाई तुम्हारी वजह से वहाँ पर गया था, वो जाना नहीं चाहता था। शाओ को भी इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा था। वो कहती है कि मेरी फीलिंग्स उसके लिए बहुत सच्ची थी, पर मैंने जो किया मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। यूजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहता तुम उसके पास भी जाओ, और वैसे भी तुम्हें पहले भी देखा है, तुम नशे की हालत में यूं ही सड़क पर जा रही थी। उस दिन मैं ही तुम्हें उठाकर होटल ले गया था, मैंने देखा है तुम किस तरह की इंसान हो। शाओ कहती है मैं उस दिन बहुत अपसेट थी और मैं बता सकती हूँ उस दिन क्या हुआ था। यूजिन कोई भी एक्सप्लेनेशन सुनने के मूड में नहीं था। वो बस उसे जाने को कहता है। बड़ी दुखी मन के साथ बेचारी को वहाँ से जाना पड़ता है। अब वो घर में अंधेरा करके बैठी हुई थी। उसकी फ्रेंड वहाँ आ जाती है और पूछती है कि ये सब क्या है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो। अब वो बताती है कि उसे पता चला है कि ज़ुरान ने उन दोनों के लिए एक घर का इंतज़ाम किया था। वो तो कितना आगे की सोच रहा था और मैंने क्या किया उसके साथ, यही सोचकर बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। उसकी सहेली दिलासा देती है तो वो थोड़ी संभलती है। तभी एक फ़ोन आ जाता है। फ़ोन सुनने के बाद वो फ़ौरन एक जगह पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि ज़ुरान ने जो मकान उन दोनों के लिए लेने का सोचा था वो कोई और खरीद लेगा क्योंकि पूरे पैसे नहीं दिए गए थे। वो रिक्वेस्ट करती है तो वहाँ की लेडी उसे 3 दिन का टाइम दे देती है। अब ज़ुरान की माँ को दिखाते हैं जो उसे बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। यूजिन वहाँ पर आता है तो वो उसे ज़ुरान के शेयर्स देने लगती है और कहती है अब इसका क्या करूं मैं, ये तो उसके लिए थे, अब तुम रख लो। लेकिन यूजिन मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ आपका ख्याल रखना चाहता हूं, अब आप मुझे ही अपना बेटा समझें। अब शाओ को दिखाते हैं वो घर आकर पैसे का जुगाड़ करने लगती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बताती है तो उसकी फ्रेंड उसे अपनी पूरी सेविंग दे देती है, लेकिन ये पैसे भी पूरे नहीं हो रहे थे। उसकी दोस्त कहती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बात कर ली है, हमारी शादी के लिए जो जमा किए थे वो भी दे दूंगी, लेकिन वो लेना नहीं चाहती थी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बाद में लौटा देना। अब वो पैसे लेकर फौरन पहुंचती है, लेकिन वहां जाने पर पता चलता है कि घर तो पहले ही बिक चुका है, वो लेट हो गई है। इस पर वो कहती है अभी शाम ही तो हुई है, आज तो तीसरा दिन ही है ना।
और उनके साथ बहस करने लगती है। इस पर वो लेडी कहती है, देखिए अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जिन्होंने ये घर खरीदा है आप जाकर उनसे बात करें, शायद वो आपको घर दे दे। अब शाओ जो है यूजिन के ऑफिस पहुंचती है क्योंकि उसी ने घर खरीदा था। जितने भी पैसे वो लाई थी सब कुछ टेबल पर डाल देती है और कहती है कि मेरे पास इतना ही है और बाकी की रकम भी मैं जल्दी ही दे दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी मदद करोगे। मगर यूजिन घर बेचने से मना कर देता है। अब वो कागजात दिखाते हुए कहती है कि घर पहले हमने लिया था। यूजिन जो होता है कागज फाड़ देता है। यूजिन कहता है मुझे घर नहीं बेचना और उसे कह देता है कि न कल से काम पर मत आना, और आगे जाने लगता है। वो उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसे रोक कर कहती है तुम मुझे इस तरह काम से नहीं निकाल सकते, और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी नज़र में मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, अपने भाई की कातिल समझते हो, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, और उसे खूब सुनाती है। इस पर वो कहता है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, आग से मत खेलो जल जाओगी। शाओ कहती है तुम्हें जो समझना है समझो, मगर वो घर तो मैं लेकर रहूंगी। अब शाओ अपने घर आ जाती है और खूब रगड़ रगड़ के घर को साफ करती है। अब वो खाने के लिए कुछ बनाने जाती है। उसे कुछ नूडल के पैकेट मिलते हैं जिससे वो फिर ज़ुरॉन की याद में खो जाती है और वहीं बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड जब घर आती है तो गैस वगैरह चालू था, फौरन से बंद करते हैं और दोनों उसे संभालते हैं। अगले दिन शाओ फिर से ऑफिस के बाहर खड़ी थी। जैसे ही यूजिन आता है वो उसके पीछे भागती है और उसे रोक कर कहती है कि आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते, और कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहती है कि इसमें लिखा हुआ है 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। इस पर यूजिन कहता है कोई बात नहीं, 1 महीने बाद निकाल दूंगा, लेकिन जाना तो तुम्हें पड़ेगा और दोबारा लौटकर मत आना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। शाओ उसे रोकती है और बोलती है कि क्या हुआ, कल की तरह आज गुस्सा नहीं करोगे। इस पर वो वापस आ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, अगर तुमने 1 महीने में पैसों का इंतजाम कर दिया तो मैं वो घर तुम्हें दे दूंगा, और अगर नहीं कर सकी तो शहर छोड़कर ही चली जाना। शाओ कहती है कि मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी, अगर 1% भी मेरे जीतने का चांस हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और वहां से चली जाती है। अपनी फ्रेंड को जब बताती है तो वो भी चौंक जाती है। यूजिन भी बस उसके बारे में ही सोच रहा था। शाओ अपने बॉस से कहकर एक दूसरा काम देख लेती है जो ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से उसको निभाती है। अब खड़ी हुई उस बिल्डिंग की तरफ देख रही थी कि यूजिन वहां आ जाता है और कहता क्या बात है, बहुत आराम में लगती हो, पैसे कमाने का नहीं सोचा क्या। इस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम जैसे लोगों के लिए तो बहुत आसान होगा, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यूजिन कहता है तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, छोड़ दो ये इरादा ताकि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी और मैं इंतजाम जरूर करूंगी। ये कहकर वहां से चली जाती है। अब रात में बैठकर वो फिर से नौकरियां देखने लगती है ताकि कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे वो ज़्यादा पैसा कमा सके। उसकी फ्रेंड से पूछती है तो वो एक बार की नौकरी बताती है। वो वहां पर पहुंच जाती है और अपना रिज्यूमे देने लगती है। बार का मालिक कहता है कि हमें तो बस शराब बेचने से मतलब है, ज़्यादा बोतलें बिकेगी उतना ही ज़्यादा तुम्हें पैसा मिलेगा, इसकी ज़रूरत नहीं। शाओ कहती है मैं बहुत मेहनत करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बेचूंगी। उसकी नौकरी पक्की हो जाती है और वो शाम से ही नौकरी पर आ जाती है। रात में यूजिन भी वहां पर आ जाता है और 2 ग्लास में ड्रिंक बनवाता है, एक अपने भाई के लिए और एक खुद के लिए, और उसे याद कर रहा होता है। तभी उसे आवाज़ आती है, पीछे पलट कर देखता है तो शाओ शराब पी रही थी। कस्टमर कहता है कि अगर तुम ये पूरी बोतल पी लोगी तो मैं सारी शराब खरीद लूंगा, इसलिए वो उसे पीने लगती है। यूजिन आकर उसे रोकता है और कहता है क्या कर रही हो, तुमने कितनी ज़्यादा पी रखी है। वो कहती है कि तुम हो कौन, हाँ छोड़ो मुझे ये पीना है। लेकिन यूजिन उसे उठाकर बाहर ले आते हैं। वो कहती है कि छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम। इस पर वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। शाओ भड़क जाती है और कहती है हाँ हो गई हूँ मैं पागल, मेरा प्यार चला गया, नौकरी चली गई, वो घर भी चला जाएगा, तो मैं क्या करूँ, पागल ही तो हो जाऊंगी ना ऐसे। यूजिन उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इस पर वो कहती है कि जाओ, मुझे परेशान मत करो। यूजिन कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मगर क्या करे यूजिन, उसने अपने भाई से प्रॉमिस जो किया था इसलिए वो उसे अकेले छोड़ नहीं सकता था। यूजिन कहता है कि इस तरह एक्टिंग करने से मैं तुम्हें घर की चाबी नहीं देने वाला, समझ गई, तो जल्दी खड़ी हो। शाओ अभी भी कहे जा रही थी मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रह गई हूँ। यूजिन शाओ को उठाकर कार में जबरदस्ती बिठा लेता है, लेकिन वो अभी भी बड़बड़ाए जा रही थी। इस पर यूजिन कहता है दुनिया में तुम ही अकेली नहीं हो, और भी कोई होता है। ये सुनकर वो उसके साथ हमदर्दी से बात करने लगती है। यूजिन कहता है अब अपनी बकवास बंद करो। तभी उसे उल्टी होने लगती है। यूजिन मना करता है कि कार में ना कर देना, लेकिन वो कर ही देती है। अब वो बड़बड़ाने लगती है। यूजिन कहता है कि साइको कहीं की, अब
वो उसे पूछा जा रहा था कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, लेकिन वो सो चुकी थी, इसलिए वो उसे होटल ले आते हैं। अब वो कहती है क्या मेरे साथ करने वाले हो, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। इस पर वो उसे आईने के सामने बिठाकर कहता है अपनी शक्ल देखो, एकदम भूतनी लग रही हो, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों कुछ करने लगा। और उसे गीला करके वहां से चला जाता है। बाहर जाकर उसके लिए एक ड्रेस ऑर्डर कर देता है। वापस आता है तो वो सो चुकी थी, इसलिए चादर उठाकर बाहर चला जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो अपने आप को ऐसी जगह देखकर चौंक जाती है और नज़ारों का मजा लेने लगती है। ड्रेस पहनकर चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, लेकिन यूजिन वापस आ गया था, इसलिए उसे रोककर कहता है अभी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो चलो बैठो, नाश्ता कर लो मेरे साथ। दोनों साथ में नाश्ता करते हैं तो रात की बातों के लिए वो उसे सॉरी बोलने लगती है। यूजिन कहता है कि चलो कुछ नहीं, बकवास ही तो कर रही थी उस वक्त। अब वो 2 निवाले खाकर ही वहां से चली जाती है। शाम बार में होती है, वहाँ के मालिक आते हैं और उसे इनाम के तौर पर बहुत से पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से जो पूरे 1 हफ्ते में बिकना चाहिए वो एक ही दिन में बिक गया, इसलिए ये तुम्हारा इनाम। इसे लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जाती है, लेकिन वहाँ उसे ज़ाओ रॉन की याद आने लगती है, इसलिए वो वहाँ खा भी नहीं पाती और बस रो रही होती है। अब शाओ जहाँ काम कर रही थी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और हाथापाई करने लगते हैं। वो बेचारे समझाने की कोशिश करती है कि जो भी डिमांड है मालिक से कीजिए, हम लोगों से क्यों कर रहे हैं। तो वो आदमी हाथ उठाने लगता है, तभी यूजिन वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जैसे गुंडों को यहाँ नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर बहसबाजी हो जाती है। वो गुंडे जा नहीं रहे थे, इसी चक्कर में शाओ बेहोश हो जाती है। यूजिन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर कहते हैं शायद ज़्यादा काम करने की वजह से ही ये बेहोश हो गई हैं। अब वो उसे देखकर वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि ज़ाओ मुझे छोड़कर मत जाओ। इसलिए यूजिन वहीं पर बैठ जाता है और सारी रात उसके साथ ही होता है। तो फ्रेंड्स, एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी लेकर आऊँगी। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।